हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक नया टॉपिक के बारे में, और वो जो नया टॉपिक है हमारा वो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। क्या जानेंगे हम लोग आज? जीन जीन अभिव्यक्ति का नियमन, अर्थात कि जीन की अभिव्यक्ति किस फॉर्म में होती है और वैज्ञानिकों की इस पे क्या राय है। किस तरह से वैज्ञानिक सोचते हैं कि जीन की अभिव्यक्ति किस आधार पर हो सकती है। जीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे कि जीन किस फॉर्म में काम करेगा और इनकी क्या प्रभाव होंगे। इनके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के मत क्या रहे। एक एक करके हम वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। पहले जीन की नामकरण की बातें कर लेते हैं। तो जीन की नामकरण की अगर बात करें तो जीन की जो नामकरण है इनका श्रेय किसे जाता है? तो जोहानसन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम कि जीन का नामकरण जो था, अर्थात कि जीन के बारे में जो खोज किया, नाम रखा इसका, वो किसका नाम है? तो जोहानसन का। हालांकि इसमें इन्होंने ज्यादा विस्तृत जानकारी अपनी प्राप्त नहीं करी, ठीक है। इन्होंने सिर्फ अपनी खोज करी, लेकिन ज्यादा आपका विस्तृत जानकारी इसमें आगे चल के किसने किया? शट्टन और बोबेरी ने इन नामकरण किया। लेकिन इसके आगे की जो कहानी जिसमें आगे बढ़ा वो थे सट्टन, और दूसरा इनका फ्रेंड थे जिनका नाम था बोबेरी। क्या नाम था? बोबेरी। अर्थात कि सट्टन और बोबेरी ने आगे खोज किया। अब ये तो आपको पता है कि जब जीन की बातें करते हैं तो जीन का मतलब हम बात करते हैं अनुवांशिक चीजों की, अनुवांशिक खबरीलाल की, ठीक है। इतना तो पता है आपको। अनुवांशिक बातों की चर्चा करते हैं। अब अनुवांशिक बातों की अगर चर्चा करते हैं तो बात आती कि सट्टन और बोबेरी ने क्या कहा भाई इसके बारे में। सट्टन और बोबेरी जो दोनों फ्रेंड थे, इन्होंने कहा भाई जो वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में बॉडी के अंदर जो जीन पाए जाएंगे उनकी संख्या एक डीएनए के अंदर, अगर जीनों की संख्या की बात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा होता है। एक डीएनए में लगभग क्या होंगे? एक डीएनए में लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक क्या मिलेंगे? हमें जीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जीन मिलेंगे। इन्होंने कहा कि सट्टन बोवेरी ने कि आप एक डीएनए के अंदर देखिएगा तो 20,000 से 30,000 तो जीन मिलेंगे। फिर गुण का निर्धारण कौन करेगा? और तो और इन्होंने कहा कि 20 से 30,000 पे क्यों जा रहा है अभी? जब एक जीन अगर ले लीजिएगा, एक जीन, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियोइड मिलेंगे, जो पॉलीन्यूक्लियोइड मिलेंगे, अर्थात कि न्यूक्लिक एसिड की अगर बात कीजिएगा तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1,000 हो जाएगी। कितनी होगी जी? 1,000। एक जीन के अंदर 1,000, एक डीएनए के अंदर 20,000 से आपका 30,000 क्या मिल गया? जीन मिल गया। और एक जीन के अंदर आपका 1,000 न्यूक्लियोइड मिल गया। आपका न्यूक्लियोइड क्लियर। तो अब क्या हो गया कि 1,000 न्यूक्लियोइड मिल गया। अब तो क्या करना है कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, टफ होगा। तो टफ होने के पीछे क्या हो जाता है? तो इन्होंने कहा कि भाई जो अनुवांशिक लेके जाएगा उसका मेन रोल जीन का ही होगा। मेन काम किसका होगा? जीन का ही होगा। भले एक डीएनए के अंदर इतनी संख्या क्यों नहीं हो, लेकिन हर जीन का एक अपना एंजाइम्स होगा और हर एंजाइम्स एक विशिष्ट गुण को ही दिखाएगा, ठीक है। भले बॉडी के अंदर एक डीएनए में कितना भी जीन क्यों ना हो, लेकिन एक जीन सिर्फ एक ही क्वालिटी को दिखाएगा, भले उस जीन के अंदर कितने भी न्यूक्लियोटाइड क्यों ना हो, ठीक है। तो ये किसका कहना था? सट्टन और बोबेरी का। यानी सट्टन और बोबेरी ने जीन का परिभाषित किया या जीन के बारे में अपने विचार रखे। कहे कि जीन की आपकी अगर संख्या देखें तो ज्यादा होती है जीन की आपके प्रत्येक डीएनए में, लेकिन प्रत्येक जीन जो होगा एक विशिष्ट गुण को रखेगा और वो लक्षण एक अपने आप में एक एंजाइम के लक्षण होंगे, और ये लक्षण जो होगा एक विशेषता को दिखाएगा जो किसी अन्य लक्षण के साथ मैच नहीं करेंगे, किसी भी लक्षण के साथ कोलैप्स नहीं करेगा। मतलब यह एक विशिष्ट गुण के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ये किसका कहना था? सट्टन और बोबेरी का। सट्टन और बोबेरी ने यह बात कहकर
नोबेल प्राइज उठाया और चल दिया। ये तो जानते हैं आप लोग कि अगर बढ़िया काम कर लिया आप लोगों ने, कुछ अच्छी खोज हो गई, तो आपको प्राइज गिफ्ट तो मिलना ही मिलना है। सटन और बोबेरी को भी क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला, बेचारे लेके निकल लिए। इसके बाद इनके पीछे आए एक एस बेंजर। एस बेंजर इन्होंने अपने विचार भी रखी। एस बेंजर है और इन्होंने अपने विचार रखे। ये सटन और बोबेरी की विचार थी। एस बेंजर ने कहा कि दरअसल एक जीन जो होता है, एक जीन अगर पूरी कहानी जीन की बात करें तो जीन सिर्फ 3 ही स्टेज में होता है। अगर जीन बात करें तो सिर्फ 3 स्टेज में होता है। तो कौन कौन से भाई, तो सिस्टोन, डिकॉन और म्यूटॉन। सिस्कॉन, रिटॉन और एक होता है म्यूटॉन। एक क्या होता है आपका, म्यूटॉन के नाम से जानते हैं, म्यूटॉन। इसे 3 वर्ड पे कहा कि इसे पूरी हमारी जो जीन होगी उसकी स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, इसे शॉर्ट में याद रखिएगा आप लोग, एसआरएम। एसआरएम एस बेंजर ने जो निकाला, एसआरएम निकाला, सिस्कॉन, रिटॉन और म्यूटॉन। लोगों ने कहा भाई ये कौन सा एक नया चिड़िया लेकर रख दिया है, ये तो जीन के बारे में बताया तो कुछ समझ भी आ रहा है, कुछ पल्ले भी पड़ रहा है, कुछ समझ भी आ रहा है कि जीन है क्या। आप तो एकदम नई नई चीज लेके आ रहे हो, नए नए बातें कह रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई सिस्कॉन, रिटॉन और म्यूटॉन 3 ऐसा तरीका है जो जीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या, कैसे, तो कहता है कि सिस्टोन होगा वो जीन की क्या करेगा, द्विगुणन की बात करेगा, अर्थात कि जो आरएनए होगा इसकी द्विगुणन की बात करेगा। मतलब नया जो द्विगुणित होगा, तो द्विगुणन की बात कौन करेगा, रिटॉन आपका कौन करेगा, सिस्टोन करेगा, सिस्कॉन करेगा। सिस्कॉन क्या करेगा, द्विगुणन की बात करेगा। जब नए आरएनए बनेंगे, पुराने आरएनए से जब नया आरएनए बनेगा, अर्थात डीएनए के फॉर्म चेंज होकर आरएनए के फॉर्म में आएगा, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा सिस्कॉन। क्या कहलाएगा, सिस्कॉन, पहला कंडीशन। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में क्या है, तो ये प्रोटीन को ले रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। और ये प्रोटीन का संश्लेषण मतलब द्विगुणन करेगा, और उसके फॉर्म में जब नया बनाएगा आपका आरएनए, तो यह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, सिस्कॉन कहलाएगा। तो कहा चलो भाई हमने मान लिया कि सिस्कॉन क्या हुआ, प्रोटीन के संश्लेषण को कहते हैं। यानी प्रोटीन जब इकट्ठा हो गया तो प्रोटीन के संश्लेषण को क्या है, तो कहा कि प्रोटीन जब इकट्ठा हो गया तो जब ज्यादा चीजें इकट्ठा होगी तो वो बटेगा भी कुछ भागों में। जब ज्यादा चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे बांटने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोटीन जो संश्लेषित हो जाएगा तो उनको हम क्या करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे अलग अलग रूप में। तो वह कंडीशन हमारा कहलाएगा रिटॉन में। तो रिटॉन क्या करेगा, रिटॉन या संश्लेषित जो प्रोटीन होंगे इसे पुनः संयोजन करेगा। इसे क्या करेगा, पुनः संयोजन करेगा। मतलब क्या, रिकॉम्बिनेशन करेगा। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा भाई, तो कह रहा है कि जो प्रोटीन द्विगुणित अवस्था में आ गया है तो इनका द्विगुणित अवस्था में आके बॉन्ड बनाएगा, ऐसा श्रृंखला, श्रृंखला बनाएगा। अब इनमें से 2-2, 3-3 श्रृंखलाओं को एक साथ मिलकर जो अलग रूप में काम करते हैं तो उनका पुनः संयोजन कहां पे होगा, तो रिटॉन वाले कंडीशन में। क्लियर हो रहा है बात आप लोग को। पहला कंडीशन सिस्टोन जिसमें द्विगुणन का होगा, मतलब क्या, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। याद रखिए पहले में क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। क्लियर है। अब प्रोटीन जो संश्लेषित होगा उनका अलग अलग ग्रुप बनेगा, और अलग अलग ग्रुप जब जुड़ेगा और एक नए ग्रुप बनाएगा तो पुनः संयोजन की बात आएगी, वह रिटॉन के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जब यह संश्लेष पुनः संयोजित हो गया, अब इसमें क्या हो जाए कि जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। मान लीजिए कि यह एक आपका क्या होगा, पुनः संयोजित पार्ट हो गया, यह भी एक पुनः संयोजित पार्ट हो गया बी वाला। क्लियर, ये भी एक पुनः संयोजित पार्ट हो गया। 2 हो गया, 1 और 2, ये 2 पार्ट हो गए। तो यह पहला कंडीशन क्या था, पहले कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन समझिए कि यहाँ पे ए बना, ए बना, ए बना, बी बना, ए बना, बी बना। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन बना।
ये क्या हुआ, प्रोटीन संश्लेषित हुआ। अब प्रोटीन में क्या हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि यह रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब इकट्ठा हो गए अलग अलग रूप में। रिकॉम्बिनेशन बना, एक जैसा एक साथ आ गया। अब जैसे देखिए ए वाले सारे एक साथ आ गए, बी वाले सारे एक साथ आ गए, तो इसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। फर्स्ट स्टेज, इस प्रोटीन के संश्लेषण के ऑप्शन को क्या कहेंगे हम लोग, सिस्कॉन कहेंगे। और दूसरा, जब ये संयोजित होगा तो रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, म्यूटेंट का। तीसरा कंडीशन क्या है, म्यूचॉन का। तो म्यूचॉन के कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो गया तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकॉम्बिनेशन में अगर कोई समस्या हो गई, समस्या होने का क्या मतलब है कि ए आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, बीच में एक बी बना के टपक गया। अब बताइए, अब इस कंडीशन में देखिए कि एक नया इसमें आ गया मटेरियल, एक नया आइटम आ गया बी। अब जब बी एक नया आइटम आ गया तो कंफर्म है कि म्यूटॉन होगा, मतलब क्या, इसके अंदर म्यूटेशन होगा। इसके अंदर कौन सी क्रिया होगी, म्यूटेशन की क्रिया होगी। और म्यूटेशन की जो क्रिया होगी इसे हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बोलिए, क्लियर है आप लोग को। मतलब क्या कि एस बेंजर ने पूरी घटना को तीन कंडीशन में बताया। एक, प्रोटीन का संश्लेषण, फिर उन प्रोटीन का क्या करना, उन प्रोटीन का आपका क्या कर देना कि रिकॉम्बिनेशन बनना। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जब प्रोटीन बन जाएगा, रिकॉम्बिनेट हो जाएगा, अगर रिकॉम्बिनेशन में अगर किसी रूप में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नया केस जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, म्यूचॉन का या उत्परिवर्तन का केस कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने कितने कर दिया, पूरी 3 स्टेजेज में किसने बताया, यह 3 स्टेजेज में बताया एस बेंजर ने। किसने बताया, एस बेंजर ने अपनी बताया। तो हमने दोनों तरीके देख लिए, आपका किसका, सटन और बोवेरी का और एस बेंजर का। एस बेंजर ने एक और बात जो कही थी, बड़ी जबरदस्त कही थी, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगा, 2 तरह का कंडीशन भी होगा। इसमें 2 तरह का कंडीशन भी होगा। एक क्या होगा कि जो जीन, ध्यान से समझिएगा, जो जीन, यहां पे लिख देते हैं, इसमें 2 कंडीशन इन्होंने बताया स्पेंजर ने। इसने कहा कि जो जीन रिकॉम्बिनेशन में सीधा काम करेगा, जो जीन रिकॉम्बिनेशन में काम करेगा, तो जो रिकॉम्बिनेशन में काम करेगा उसे क्या कहेंगे भाई, तो जो उसे जो काम करेगा तो उससे हम लोग विधायक जीन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, विधायक जीन कहेंगे, या इसे हम लोग कहेंगे हाउस कीपिंग। मतलब क्या कि इसे रखने वाला, विधायक का मतलब क्या, रखने वाले जीन को हम लोग कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग, बोलिए, क्लियर है आप लोग को। तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जो जीन रिकॉम्बिनेशन को नियंत्रित करेगा, रिकॉम्बिनेशन को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, नियंत्रण जीन। नियंत्रण करेगा उससे हम लोग कहेंगे नियंत्रित जीन। क्लियर है आप लोग को। मतलब कि कंडीशन 2 हो जाएंगे, किसके हिसाब, बेंजर के हिसाब से। एक तो हो जाएगा आपका विधायक जीन और दूसरा हो जाएगा नियंत्रित जीन। क्लियर है। अर्थात क्या, जो मतलब रिकॉम्बिनेशन में भाग ले रहा है वह रिकॉम्बिनेशन आपका विधायक जीन, और जो उसको नियंत्रित कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नियंत्रक जीन या नियंत्रित जीन। क्लियर है। तो 2 पार्ट इन्होंने बताया। उसके बाद एक और चीज उन्होंने बताई कि कुछ जीन जो होते हैं म्यूटेशन करने, क्रिया करने के लिए किसी रिकॉम्बिनेशन में से उड़ के किसी में चला जाएगा, अब बी वाला उड़ के इसमें आ गया ना। तो कहने का मतलब जो जीन जंप कर गया, निकल के दूसरे में जाता है, उस जीन को हम क्या कहेंगे, जंपिंग जीन कहते हैं। जो जीन म्यूटेंट वाले कंडीशन में, म्यूटेंट वाले कंडीशन में क्या हो जाए कि आपका निकल के दूसरे में चले जाए। जब दूसरे में जाएगा तो क्या कहेंगे उससे, तो उससे हम लोग कहेंगे जंपिंग जीन। उसे क्या कहेंगे, जंपिंग जीन। मतलब जीन क्या कर गया भाई, जंप कर गया, सीधी सी बात है। जो जीन निकल के जाएगा उसे क्या कहेंगे, जंपिंग जीन। तो ये 3 हमने डिफिनेशन यहाँ पे देखे, 3 चीजें, विधायक जीन, नियंत्रित जीन, जंपिंग जीन।
क्लियर है आप लोग को? ये सारे बात कौन बता रहा है? एस वेंजर ने बताया था। सटन और बोवेरी ने क्या बताया कि डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन पाए जाएंगे, भले जीन कितना पाया जाए उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ एक विशिष्ट गुण को ही रखेगा। इन्होंने 3 पार्ट में बताया कि एस वेंजर ने बताया कि सिस्टोन और आपका रिटोन और आपका न्यूट्रॉन, इन 3 कंडीशन में क्या होंगे कि पूरी जीन की स्ट्रक्चर, पूरी जीन की कहानी होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने 3 पार्ट देखे। अब हम लोग को क्या देखना है कि जब ये 3 बातें देख ली है तो अब देखेंगे कि जीन के व्यक्ति आपका प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में किस किस फॉर्म में होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? तो पहले जानेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में कि प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है। देखिए फिर प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है। अब देखना क्या हमें? तो हमें देखना है प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या देखना है, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या देखना है कि जीन की अभिव्यक्ति कैसे होती है। प्रोकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति, और जीन के प्रभाव कैसे होंगे? तो प्रोकैरियोटिक जीव किस कौन से कहलाते हैं? जिनके अंदर क्या हो, कोशिका झिल्ली, अस्पष्ट केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक, अस्पष्ट केंद्रक, कोशिका अंगक, कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। क्लियर है? ये सारी चीजें जिसमें नहीं होंगी उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक जीन कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर जब बात करेंगे तो हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, क्योंकि इनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर जब अगर जनन की अगर बात कीजिएगा तो ये पता है आपको कि अलैंगिक जनन करता है, और अलैंगिक जनन में कैसा करता है भाई? तो ये आपका बहुखंडन करता है। कैसा करता है? बहुखंडन करता है। और बहुखंडन जब करता है तो एक से क्या होगा, बहुत सारा तुरंत बन जाएगा। तो क्या करता है कि 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में अपनी जनसंख्या को ये क्या कर लेता है, लगभग ये डबल कर लेता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस कंडीशन में यह कंडीशन जरा टफ हो जाता है, काफी तेजी से विकास करता है। तो वास्तव में ये विकास करने की बात हो कि इनके अंदर जीन और डीएनए के विकास करने की बात हो भाई, तो ये कैसे होते हैं? तो इसके अंदर आपके 3 कंडीशन कुल होते हैं, और 3 कंडीशन में ये पूरी क्रिया करते हैं। पहला होता है आपका स्थानांतरण। पहला कंडीशन क्या आपका? स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या होता है कि जो आपका कोशिका है, जो जीवाणु वाला है, जीन का जो डीएनए है ना, वह क्या हो जाएगा, दूसरे जीन में जाएगा। दूसरे जो आपका बैक्टीरिया होगा उसमें चला जाएगा, बैक्टीरिया में जाएगा। मतलब क्या, जीवाणु के डीएनए जब दूसरी बैक्टीरिया में जाएगा तो वह कहलाएगा आपका स्थानांतरण का केस, मतलब एक से दूसरे में जाएगा। पहला केस। दूसरा केस क्या होगा? एक तो स्थानांतरण हो गया, और दूसरा होता है आपका पराक्रमण। पराक्रमण। अब पराक्रमण में जरा सोचिए क्या होगा कि यहां पे अपना पराक्रम दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि जीवाणु भोजी है, जीवाणु भोजी है, तो जीवाणु भोजी क्या करेंगे? जीवाणु भोजी जो होगा, जो डीएनए है, इनके अंदर पहचान जो डीएनए होगा वह आपका आगे लेके जाएगा किसके तरफ? वो जिनके पास, यानी कि दूसरी कोशिका जो बॉडी के अंदर, दूसरी कोशिका जो बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है, दूसरी कोशिका जो बॉडी में प्रवेश करेगी, जो बॉडी में प्रवेश कर रही है। क्लियर? तो वहां ले जाएगी। तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा? जीवाणु भोजी का जब डीएनए क्या हो रही है कि दूसरी कोशिका में बॉडी में प्रवेश कर रही है, तो वह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? पराक्रमण। और जब एक आपका बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाए तो स्थानांतरण। और तीसरा कंडीशन क्या होता है? संयुग्मन। तीसरा कंडीशन क्या होता है? संयुग्मन। तो संयुग्मन में क्या होगा कि मान लीजिए कि जो जीवाणु भोजी, जो आपका बैक्टीरिया अंदर पहुंचा है,
जो आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पहुंचा है वह बैक्टीरिया तो देने वाला है, तो इसे हम लोग कहेंगे दात्री। क्या कहेंगे इसे? दात्री। और जब हमारे बॉडी के अंदर हमारे सामान्य कोशिका में जाएगा तो हमारे सामान्य कोशिका में प्रवेश करने वाला है, तो हमारी सामान्य कोशिका क्या कहलाएगी? ग्राही। ध्यान से समझिएगा, ये दात्री कोशिका है और ये ग्राही कोशिका है। अब इन दोनों के अंदर जब क्या होगा? डीएनए का आदान प्रदान होगा और दोनों एक साथ जब मिल जाएंगे, दात्री और ग्राही जब एक साथ मिलेंगे, मतलब कि F+ और F-, F को क्या बोलते हैं हम लोग? F+ देने वाले को और लेने वाले को F-। जब F+ और F- एक साथ मिलेंगे तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संयुग्मन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो हमारा क्या हो गया? संयुग्मन हो गया। अर्थात क्या? प्रोकैरियोटिक के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस में क्या क्या? अब क्या होता है? हस्तांतरण पहला, दूसरा आपका प्रक्रमण अर्थात जीवाणु भोजी जो होगा आगे लेके जाएगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होता है? संयुग्मन, जब F+ जो होगा F- के साथ अटैच करेगा अर्थात की दात्री कोशिका बनाएगा। क्लियर है? कि आगे क्या हो गया? 3 कंडीशन हमारा हो गया। 3 कंडीशन में आपका ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि इन तीनों कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए 2 अवस्थाएं होती है। मतलब कि ये जो संयुग्मन होगा जहां पे F+ और F- अर्थात की दात्री वाला हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा और अपना डुप्लीकेशन करेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि इस कंडीशन में आपका 3 स्टेजेज होंगे। 2 आपके जो होते हैं मुख्य रूप से 2 रोल करने वाले होते हैं, जो इन क्रिया को एक को तेज करेगा और एक क्रिया को रोक देगा। तो इसमें जो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर होते हैं एक तो होते हैं प्रेरक, एक क्या होते हैं आपके? प्रेरक, और दूसरा क्या होते हैं? दमनकारी। दूसरा क्या होते हैं? दमनकारी। अब 2 कंडीशन है आपका, पहला और दूसरा संयुग्मन में 2 आपकी मदद करता है। अब जब प्रेरक रहेगा तो संयुग्मन क्या होगा? तेजी से होगा। संयुग्मन होगा वो भी कैसा होगा? तेजी से होगा क्योंकि बीच में सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या अगर दमनकारी रहे तो संयुग्मन नहीं होगा। संयुग्मन क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है? और जब संयुग्मन नहीं होगा मतलब क्या? संयुग्मन की क्रिया जब हो रही होगी उस कंडीशन में ये क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। उस क्रिया में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। और जब बाधा उत्पन्न करता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? दमनकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दमनकारी। अर्थात क्या? प्रेरक हो गया आपका और प्रेरक के साथ क्या हो गया हमारा? दमनकारी हो गया। 2 कंडीशन हम लोगों ने देखा, प्रेरक और दमनकारी। किसके अंदर? तो ये आपका था प्रोकैरियोटिक जीन की अभिव्यक्ति में। क्लियर है आप लोग को? कि अर्थात कि इसके अंदर अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो 3 कंडीशन में इसमें प्रेरक और दमनकारी मुख्य रोल करेंगे। अब ये अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग जानेंगे एक नया मॉडल जिसे हम लोग कहते हैं ऑपेरॉन मॉडल। ठीक है? क्योंकि ऑपेरॉन मॉडल ही मेन क्रिया करेगा किसके लिए? जब हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी के अंदर अर्थात यूकैरियोटिक जीवों में जीन का परिवर्तन कैसे होता है उनके बारे में। तो पहले आप जान लीजिए किसके बारे में? यूकैरियोटिक में। तब हम लोग जानेंगे ऑपेरॉन मॉडल को। ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें क्या देखते हैं एक बार? अब देख लीजिए कि यूकैरियोटिक के अंदर ये जीन का आपका अभिव्यक्ति कैसे होगा। प्रोकैरियोटिक देखा हम लोगों ने, अब यूकैरियोटिक का देख लीजिए आप। यूकैरियोटिक इनके अंदर जीन में अभिव्यक्ति का आपका कैसे होगा? यूकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति कैसे होता है? तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखिए इसका, फिर आसानी से समझ में आएगा आपको। क्लियर है? 2 स्ट्रक्चर बन गए आपके। अब क्या हो गया कि ये अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा केंद्रक है, ये हमारा क्या है? केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर हम दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं और किस रूप में काम करेगा। ठीक है? तो केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से 2 चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है? ये आपका जीन है मान लीजिए,
मतलब कि डीएनए है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या मिलेंगे, दो पार्ट मिलेंगे, एक को कहा जाता है इंट्रॉन, एक को कहा जाता है एक्शन, ठीक है, एक्शन और इंट्रॉन। इसे एक्शन, ये खाली वाली जगह को इंट्रॉन कहेंगे, इंट्रॉन। फिर यहाँ पे एक्शन, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये इंट्रॉन, फिर ये क्या हो जाएगा आपका एक्शन हो जाएगा। क्लियर है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मल फॉर्म है, ये डीएनए का फॉर्म है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर है डीएनए का, आपका निकले हुए झालर हो गए आपके। अब इस कंडीशन में आपका, इसमें दो कंडीशन उत्पन्न होते हैं। इसमें कितने कंडीशन उत्पन्न होंगे, दो अलग अलग कंडीशन होंगे। दोनों कंडीशन को आप जरा ध्यान से समझिएगा कि ये बनेगा कैसे, इनके अंदर यूकेरियोटिक के अंदर नए गुण नए क्वालिटी जो होंगे वो कैसे डेवलप करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो चीज हो सकती है। एक तो क्या होगा कि इनके अंदर क्या होगा, इंडक्टिव होंगे, इंडक्टिव जो एंजाइम्स होंगे वह काम करेंगे। इंडक्टिव का मतलब क्या, जब सक्रिय अवस्था में, सक्रिय अवस्था में जो इस जीन को रोकने वाले होंगे, रिप्रेशर होंगे, वह काम करेंगे। सक्रिय अवस्था में जब इनके बाधा डालने वाले होंगे तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सक्रिय अवस्था कहते हैं। अब सक्रिय अवस्था में जब इसमें रोकने वाले, रुकावट वाले ज्यादा होंगे तो बताइए इनसे जीन नया बनेगा, जीन का स्ट्रक्चर नया बनेगा, नहीं बनेगा, ये टूटेगा, आगे बढ़ेगा, इस फॉर्म में बनेगा, ये आगे टुकड़ा हुआ और इस फॉर्म में आपका बन गया। ये वाला क्या हो गया, आपका एक्शन है, और ये इंट्रॉन है, और ये फिर यहाँ पे एक्शन है। क्लियर, स्ट्रक्चर बनेगा। अब इनका धीरे धीरे जब आगे स्ट्रक्चर बनेगा तो ये धीरे धीरे लूप के फॉर्म में आएगा। ये हो गया एक्शन, एक्शन हो गया, इस फॉर्म में आएगा आपका। अब जब इस फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद क्या होगा कि यह आपका अब टूट रहा है किस फॉर्म में, आरएनए के फॉर्म में। यह किस फॉर्म में जा रहा है, आरएनए के फॉर्म में, एमआरएनए के फॉर्म में, क्योंकि डीएनए का पार्ट है, ये तो हमारा डीएनए है। और डीएनए से हमारा जब सक्रिय अवस्था में रिप्रेशर था, ये टूट के इस फॉर्म में बना। उसके बाद ये कुंडली के रूप में आया, और कुंडली से जब एमआरएनए का कंडीशन बना तो इसके अंदर तो रह नहीं पाएगा। तो यहाँ पे छोटी छोटे क्या होते हैं, भाग होते हैं, निकलने वाले होल रहते हैं, जिससे हम लोग केंद्रक की, आपकी केंद्रक में आपके पदार्थों के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे भाग, आपका रास्ता बना होता है, नली बनी होती है। इनके माध्यम से क्या होगा, एमआरएनए को बाहर लेके आएगा कौन, टीआरएनए। बाहर लाने का काम किसका होगा, टीआरएनए का। टीआरएनए लेके इसे बाहर आएगा, और बाहर फिर क्या होगा, ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करेगा। प्रोटीन आरएनए बाहर आकर फिर क्या करेगा, प्रोटीन को इकट्ठा करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। यह कंप्लीट क्रिया किसमें होगी, यूकेरियोटिक में जीन की अभिव्यक्ति इसी फॉर्म में होती है। अर्थात क्या, जीन इसी फॉर्म में काम करेगा और ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, यह एमआरएनए आपका, एमआरएनए इसी में आपको राइबोसोम मिल देखने को मिलेंगे, इसी में आपको राइबोसोम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बाहर प्रोटीन के संश्लेषण का काम करेगा। यह केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाएगा। ये वाला भाग क्या है हमारा, बाहर वाला जो ये सब भाग है, ये वाला भाग हमारा कोशिका द्रव्य वाला हिस्सा है। कौन सा आपका, कोशिका द्रव्य वाला हिस्सा। ठीक है, तो यह कंडीशन आपको किसमें देखने को मिलेगा, यह देखने को मिलेगा आपका यूकेरियोटिक के अंदर। अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको यह देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर भी दो तरह का काम करेगा। एक होगा आपका इंडक्शन वाला, इंडक्शन वाला, और एक होगा आपका रिप्रेशर का काम। मतलब क्या, एक होगा बाधक और एक होगा आपका क्या, उत्प्रेरक। जब उत्प्रेरक काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, और बाधक जब होगा तब क्रिया आगे नहीं करेगा। तो कंडीशन दो तरह के होंगे। और अगर इस तरह से अगर उत्प्रेरक काम करेगा तो इनसे नए रूप में जीन आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और यह जीन जो होगा आपका अलग अलग रूप में अपने कार्यों को दिखाएगा। यह सामान्य रूप से किस रूप में दिखाता है, इसके लिए आपका शरीर पर या जीन व्यक्ति का
आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में अगर थोड़ा सा जानने की बात करें तो वास्तव में क्या करता है कि जीन तो आपके बॉडी के अंदर सभी क्रिया को दिखाता है और स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। तो जीन अभिव्यक्ति का मुख्य कार्य यही है कि जो एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, इनकी क्रिया विधि में ये हमारी मदद करता है। यानी जीन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमारे बॉडी के अंदर जो होगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ये आपका कंट्रोल करने का अर्थात नियंत्रण करने का काम करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि जीन की अभिव्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हार्मोन्स के स्राव के लिए, किसी भी लक्षण के प्रदर्शित करने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए इनकी अभिव्यक्ति जरूरी हो जाती है। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे मानव जीनोम के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे फिंगरप्रिंट के बारे में कि कैसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके फिंगरप्रिंट से आप पकड़े जाते हैं, फिंगरप्रिंट में किस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।